आप सवाल कर सकते हैं, ताकि हम इसको गुफ्तगू को जारी रखेंगे। फिर इंशाल्लाह जो जैसे-जैसे लोग आएँगे और वैसे-वैसे हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते चले जाएँगे। जो भी आपके ज़हन में सवालात हैं उसको अनम्यूट करके सवाल कीजिए या फिर चैट बॉक्स में लिख कर के सवाल कर सकते हैं। जी, आफ्ताब भाई अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माइक खोल सकते हैं आफ्ताब भाई? जी जी, खैरियत है, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इन तमाम वीडियोस को? पूरी वीडियोस देखने में कामयाब रहे या नहीं रहे? जी कुछ रमजान का तकाजा कुछ रह गए, देखना है अभी। अच्छा, हाँ। वक्त निकाल नहीं पाया कुछ जी, प्रेशर की वजह से। जी ठीक है। तो जितने भी आपने देखे हैं, वैसे अभी आपके पास टाइम भी है, आप इसके बाद भी देख सकते हैं रमज़ान भर तक इंशाल्लाह। तो कैसा रहा जी आपका जी एक्सपीरियंस? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफी मोटिवेटिव था, काफी चेंजेस अपने पर्सनालिटी में महसूस किया मैं। एक फॉर मेरे लिए तो एग्जांपल फायदेमंद है। क्या एग्जांपल ज़रा बता सकते हैं, ताकि हमारे दूसरे व्यूअर्स को भी ज़रा फ़ायदा हो कि आपके एक्सपीरियंस से जी नहीं रोज़ाना अभी कैसे? जी, अभी रहने दें, इंशाल्लाह मैं फिर शेयर करूंगा। अच्छा, जी, कोई बात नहीं जी इंशाल्लाह। यानी कोई ऐसी खास जी तब्दीली है जो आप महसूस कर रहे हैं ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं इंशाल्लाह। जी जी जी, जी जी, जी। जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवीद साहब कुछ इज़हार करेंगे आप? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, डॉक्टर साहब। जी जी थैंक यू। जी मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल जो है एनएलपी को इतना क्लियर, मैं एक्चुअली एनएलपी के टच में 2008 से हूँ मैं, जब से पोजिशन के टाइम से। बट डॉक्टर अड़िया है, बाकी 2-3 बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ये है कोच है, तो बट एनएलपी को इतना अच्छे से कभी नहीं समझा। बुक्स भी पढ़ा, वो क्लैरिटी है ना, जो पर्सनली टच किए और इस्लाम से जुड़े, मेटलिस्टिक लाइफ को छोड़ के लाइफ आफ्टर, वो चीज की जो कड़ी आपने बैलेंस की है ना, वो माइंड ब्लोइंग है और वही रियलिटी है। तो वो चीज जो बैलेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एनएलपी की टेक्निक का आपने बैलेंस, जो स्पिरिचुअल टच दिए और जो रियलिटी है लाइफ की, तो वो फर्स्ट, मतलब अभी तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपोजर है इस तरह के ट्रेनर ने, जो है मतलब जो प्रोग्राम आपने डिजाइन किया प्रेजेंट किया, और इतना लिमिटेशन है। क्लासरूम में तो कर सकते, बट हम लोग क्लासरूम में नहीं भी है तो ऐसा कोई गैप नहीं लगा। इसमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं ऑनलाइन में, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो रोल प्ले किए, मतलब एनएलपी के लिए मैं हर ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया। ऑलरेडी आई स्टार्टेड, और जो है मुझे आपके साथ आगे मतलब हर सीखना है, बढ़ना है, और मुझे भी रोल आप जैसा बनना है। ज़रूर, ज़रूर, वेलकम, वेलकम इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। जी, थैंक और यू कोई सर। अपने आप को कुछ और इनपुट देना चाहेंगे? कोई और अपना कुछ एहसास बताएँगे, ताकि हम लोग जब ये आज की गुफ्तगू शुरू करेंगे, तो कुछ इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ें। जी, नियाज़ आलम साहब कुछ बताएँगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नियाज़ साहब। जी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। इसके एनएलपी के बारे में तो पहले कभी कुछ जानता नहीं था मैं, लेकिन जी, अपने भाई के कहने से आपसे मैं जुड़ा, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा एक्सपीरियंस ये लगा कि आपने जो कुछ पढ़ाया था, कि वो जो आपके अंदर बुरी चीजें हैं उनको पीछे हटा दीजिए, जी। वहां से जो अच्छी चीजें हैं उनको सामने अडॉप्ट कीजिए। वो चीज हमें काफी अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नई और बहुत तब्दीली, सारी चीज, नई कोई बहुत सारी, जी, हाँ बहुत सारी चीजें अच्छी लगी जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन माशाल्लाह अच्छा लगा हमको। बहुत-बहुत शुक्रिया, और जज़ाकल्लाह। ये सारी पुरानी वीडियो हैं, ये सब रहेंगी कि हटा देंगे आप? नहीं, नहीं, रहेंगे, आप जब चाहे देख सकते हैं, कोई मसला जी जी ठीक है। आज वाली क्लास को भी प्लीज आप थोड़ा सा डाल नहीं। देंगे इसमें, ताकि इंशाल्लाह। दिल करता है कि बार बार इसको देखूं, जी, माशाल्लाह। जी, क्योंकि देखेंगे। रमजान की वजह से थोड़ा मसूलियत की वजह से, रमजान की वजह से थोड़ा नहीं हाँ, देख पा रहा हूँ जैसे सही जी, से। जी, बहुत से लोगों का ये रहा है ज़रा-सा देखिए। जी जी सही। जी जी, लेकिन फिर भी काम तो सारा हो ही रहा है। जी, जी, सही। जी जी, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे। ठीक है, जजाकल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो एक सवाल चैट बॉक्स में आया है कि पिक्चर में एसोसिएट और डिसएसोसिएट का जी मतलब इसके बारे में ज़रा-सा बताने के लिए एक सवाल आया है।
तो बेसिकली जो है ना, दो चीजें हैं, एक एसोसिएट है, एक डिसएसोसिएट है। यानी कि मिसाल के तौर पर कोई भी आपकी इवेंट हो रही है, तो उस इवेंट में आप होते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो इसको एसोसिएट कहते हैं। और अगर आप दूर से वो इवेंट को होता हुआ देख रहे हैं तो वो डिसएसोसिएट है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई समझे कि आपकी लाइफ का कोई इवेंट रहा जिसमें जो है बहुत गुस्से वाली कोई ऐसी चीज हो गई जहां जो है आपको गुस्सा आ गया, आपने किसी को झिड़क दिया, तो अब उस गुस्से को, उस इवेंट को होते हुए आप अपनी आंखों से जा करके उस इवेंट को देख रहे हैं। यानी कि पार्ट ऑफ द इवेंट आप हैं और उसको अपनी आंखों से होते हुए उसको महसूस कर रहे हैं, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है कि आप अब यहाँ पर बैठ करके जस्ट उस इवेंट को होते हुए देख रहे हैं, ऑलरेडी आप पिक्चर में है, यानी कि मूवी में चल रहा है, समझो मूवी चल रही है, मूवी में आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप दिख रहा है कि आप खुद काम करते हुए आप देख रहे हैं, वो गुस्सा करते हुए आप देख रहे हैं, तो ये हुआ डिसएसोसिएट। लेकिन आप अपनी आंखों से होते हुए पूरी मूवी को देख रहे हैं, अंदर उस मूवी के अंदर बैठ करके आप देख रहे हैं, तो वो होगा एसोसिएट। तो एसोसिएट और डिसएसोसिएट में ये जरा सा फर्क है जी। और कोई इसको और अच्छे अंदाज से कोई समझे तो उसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपके जहन में है कोई बात तो। राइट जी सुमित भाई। जी। हाँ मुझे भी वही लगता है आप जैसा बताएं कि एक तो जो है हम जो है अपनी बॉडी में रह के जो है कुछ चीज को जब महसूस कर रहे हैं, वो पुराना कुछ वाकया हुआ है, मुझे जो है डिग्री मिली है और मुझे ऐसा खुशी हो रही है, तो मैं उसमें एसोसिएटेड हूँ। और मैं जब जो है उसको जो है ऐसा देख रहा हूँ कि हाँ मुझे उस वक्त ऐसा हुआ था और उन्होंने मेरे साथ इस तरीके से हरकत की थी, तो मैं उसमें लेकिन हूँ नहीं, मैं वो एक थर्ड पर्सन के तौर पे देखता हूं मैं अपने आप, तो मैं जो है डिसोसिएटेड हूँ उसमें। तो ऐसा मुझे समझ में आया। बहुत सही, माशाल्लाह। किसी का और कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, या फिर हमारे ख्वातीन हजरात अगर कुछ अपना एहसास दर्ज कराना चाहें क्या उन्होंने इसमें हासिल किया, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके बताएंगे तो ज़्यादा हमारे लिए आसानी है कि हम समझ पाएंगे क्या आपने लर्निंग हासिल की इन 3 वीक में और किस तरह से इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप अपनी लाइफ में और कैसे उससे फ़ायदा उठाएंगे बेसिकली। जी तबस्सुम साहिबा कुछ बताना चाहेंगे, तस्नीम साहिबा या फिर उमामा खान साहिबा, अनम्यूट करके आप अपने आप को बता सकते हैं कुछ जो भी आपकी लर्निंग्स रही। ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर बताना चाहें तो ठीक है, नहीं तो भी कोई मसला नहीं। वैसे हम लोग जब ब्रेकआउट रूम में जाएंगे तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि मैं आप सबको आज के फाइनल जो है डे में खुशामदीद कहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है, इवन तो आप रमज़ान में बिजी रहे और रमज़ान से पहले भी आपकी तमाम एक्टिविटीज़ रही, उसके बावजूद ये जो चंक साइज, जो छोटे छोटे बाइट साइज जो आपको नगेट्स मिल रहे थे, मैं समझता हूँ कि इससे आपने बहुत फ़ायदा उठाया होगा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, एक तो एनएलपी का पूरा 21 दिन का कोर्स था, वो अपनी जगह पर बहुत अहम तरीन था, उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी नगेट्स मैंने आपको दिए थे कि कैसे हम अपनी पर्सनल लाइफ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और 100% इफेक्टिवली अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसके 25 जो है नगेट आपको दिए जा रहे थे, इसमें से इंशाल्लाह अभी 2-3 नगेट बाकी हैं, वो कल आपको बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस तरह से पूरा हमारा कोर्स मुकम्मिल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशन करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप इसको कबूल करें इस एतबार से कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने का एक दिमाग में ख्याल पैदा किया, एक तब्दीली, एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से आप गुजरे हैं। कुछ लोगों को अभी महसूस हुआ कि उनके अंदर तब्दीली आई, जब उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि उनके थॉट प्रोसेस में तब्दीली आई। मेरे बहुत से क्लाइंट्स में बताया कि जैसे उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट पर बात किया तो उनको ऐसा लगा कि लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स थे वहां पर वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पे थे, जिसकी वजह से वो कॉज पर मूव नहीं हो पा रहे थे। जब उन्होंने रीजन तलाश किया लाइफ में जो है मसाइल को, मतलब ये मेरे वजह से हुआ, ये उनकी वजह से हुआ, ये उनकी वजह से हुआ, जब उन्होंने अपने मसाइल को दूसरों पे रख करके सोचना शुरू किया तो उनकी लाइफ अजरन हो गई। जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना शुरू किया, ऑप्शंस को तलाश करना शुरू किया, उसमें जो है नए तरीके क्या हैं उसको देखना शुरू किया, तो लाइफ में वो डिसीजन रोल अदा कर सके। यानी ये कि आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं या दूसरे के कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा कि जब उन्होंने ओनरशिप अपने हाथ में ले ली, व्हील जो है ना, गाड़ी चलाने का व्हील वो अपने हाथ में लिए, तो जिस तरह से चाहिए, जितनी स्पीड से चाहिए, जैसे चाहिए, जितने जोश से चाहिए, जितने वलवले से चाहिए, वो अपनी गाड़ी को चला सकते हैं।
तो ऐसे बहुत सी चीजें तब्दीली आपने महसूस की होगी। कुछ लोगों को तब्दीली आज ही मिली है, मैंने कि इन 21 दिनों में आपने वो तब्दीली महसूस की होगी। बहुत से लोगों को ये होगा कि ये तब्दीली उनको कैस्केड करेगी। कैस्केड करेगी मतलब ये कि 10 दिनों के बाद, 2 महीनों के बाद, 4 महीनों के बाद, या कभी आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे, वहां आप महसूस करेंगे कि आप एम्पावर हैं, आप इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में हैं, लोगों को गाइड करने की पोजीशन में हैं। आप देखेंगे कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां आप जो है स्टक हो गए हैं, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले बनेंगे। आपने देखा होगा कि हमने जो ओवरऑल जो डिस्कशन किया उसमें हमारे जैसे दोस्त ने बताया कि हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने बात की, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए बहुत फायदामंद रहे, और उन फायदामंद रहने की वजह से बहुत कुछ हमने सीखा। जैसे हमने स्टार्ट किया कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड ओवर रूल करता है हमारी हर एक्टिविटीज को। यानी ऑटो पायलट लाइफ में अगर हम रहना चाह रहे हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम मौका दें कि वो हमारी एक्टिविटीज को ओवर रूल करे और सही डायरेक्शन में हम जैसा चाहते हैं वैसा चलाने वाला बने। क्योंकि मैक्सिमम हमारी एक्टिविटीज 95% जो है हम अनकॉन्शियसली करते हैं, और अगर हम ऐसे हैबिट इंस्टॉल करने में कामयाब हो जाएं जो अनकॉन्शियसली पॉजिटिव इफेक्ट करे तो रिजल्ट हमको मिलेगा। इसके लिए क्या है, हमारे अंदर टीचेबिलिटी इंडेक्स आना चाहिए, यानी कि हम टीचेबल रहना चाहिए, यानी कि बच्चे की तरह हमारी जिंदगी गुजारनी चाहिए। यानी हर चीज में क्या नया सीख सकते हैं, क्या नई बात कर सकते हैं, लाइफ में वो कौन सी तब्दीली आ सकती है जो मैं इनके जरिए से हासिल कर सकता हूँ। किसी से मिले तब हमारे जहन में ये बात आए, किसी को कुछ बोले तो हमारे जहन में ये रहे कि क्यूरियोसिटी रहे। एनएलपी की जो बेसिस बताया गया है कि वो ट्रेल ऑफ टेक्निक्स तो आपको देता है, लेकिन वहीं आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता है, नए सीखने का जज्बा बेदार करता है, वो आपके अंदर फीडबैक लेने का कॉन्सेप्ट पैदा करता है। जैसे कि हमने कॉज एंड इफेक्ट पर बात की थी, आपको याद होगा कि हमने 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया था। एक तरफ जो है कॉज लिखा था, एक तरफ इफेक्ट लिखा था। यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं आपको, यहाँ पर आप रीजन तलाश करते हैं। यानी कि जो कॉज एंड इफेक्ट का जो फॉर्मूला था वो आपको ले जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताई गई थी वो ये कि टेकिंग द 100% ओनरशिप ऑफ एवरी एक्शन, कि जब हम 100% ओनरशिप लेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन रहेंगे, और उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि हम एम्पावर बनेंगे, डिस एम्पावर नहीं होंगे। यानी हमारी लाइफ में एक जबरदस्त तब्दीली आएगी और हम अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। फिर हमने देखा कि किस तरह से हमें फोकस करना चाहिए लाइफ में। जिंदगी में कामयाब होना है, अगर हम प्रॉपर स्टेट में रहना चाहते हैं, तो मैं फिर एक मतलब आपको कहूंगा कि अगर आप प्रॉपर स्टेट में रहना चाहते हैं, चाहे पीक स्टेट में रहना चाहते हैं, पावरफुल स्टेट में रहना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप फोकस अपना बढ़ाएं। जितना आपका फोकस स्ट्रांग होगा उतना आपका लाइफ में रिजल्ट स्ट्रांग होगा। फिर ये कि आपकी फिजियोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, फिर जो है आपकी स्टोरीज अच्छी होनी चाहिए, आपके वर्ड जो आप अपने आप को पेश करते हैं। बहुत से लोग लाइफ में फिजियोलॉजी उनकी स्ट्रांग रहती है लेकिन फोकस नहीं रहता है, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता है। या फिर जो अपने आप को जो नेगेटिव स्टोरीज बार बार हम बोलते हैं उसकी वजह से हम लाइफ में कामयाब नहीं होते पाते। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था 6 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, अगर आपने उस पर गौर किया तो किस तरह से एक्शन लेना है, एक्शन से पहले आपको 5 स्टेप्स क्या करनी है, वो तमाम चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई गई थी। आपको अगर याद होगा तो उसमें जो है जो 6 प्रिंसिपल बताए गए थे वो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में जबरदस्त तब्दीली ले आएंगे। फिर ये कि किस तरह से हम सेट करें अपने आउटकम्स को, अपने स्टेट को, यानी कि किस पॉजिटिव स्टेट में रहें ताकि जो हमारा लाइफ में रिजल्ट आएगा वो आउटकम जो है वो जबरदस्त हमारा होगा। यानी कि अगर हमारा स्टेट सही होगा तो हमारा आउटकम जो है लाइफ का वो जबरदस्त होगा। आउटकम अगर जबरदस्त लेके आना चाहते हैं हम लाइफ में तो हमें प्रॉपर स्टेट में रहना है, पीक स्टेट में रहना है, ब्लेस्ड स्टेट में रहना है, पीसफुल स्टेट में रहना है, काम स्टेट में रहना है, पीस वाले स्टेट में रहना है। अगर हम पीस और पावरफुल स्टेट में रहेंगे तो हमारा आउटकम हमारे हिसाब से आएगा, वरना जो है स्ट्रेसफुल आउटकम आ सकता है, वरना कोई और आउटकम हमारी लाइफ में आ सकता है। अगर हम अपनी लाइफ में अच्छा पावरफुल आउटकम लेके आना चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा। फिर मैंने एक बात बताई थी कि हमारे पास जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन होते हैं वो 10 to the power of 10 to the power of 11,
ये इतने न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है हमारे पास, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर जो है दो तरह की इंफॉर्मेशन रहती है, यानी कि ब्रेन से एक इंफॉर्मेशन जा रही है। जैसे मैं ये उंगली हिला रहा हूँ, तो ये उंगली हिलाने के लिए ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है, वो आकर के इस उंगली पर एक्टिवेट करता है। लेकिन अगर आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो, जब कभी आपको महसूस होता होगा दिमाग में ज़्ज़ ऐसी आवाज आती होगी, ये न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन होते हैं जिसकी वजह से आपके दिमाग में ज़्ज़ की आवाज आती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, जो आपके स्टेट को बनाते हैं, जो आपके अंदर जो है 10 to the power of 11, यानी कि जितने आप समंदर पे जो जितने रेत के जर्रात दिख रहे हैं, इतने ज्यादा आपके पास न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है और एक साथ ये होते हैं जमा। जैसे भी मिसाल के तौर पर आपके हाथ के पास, एकदम पैर के पास जो है सांप आ जाए, तो क्या करेंगे आप? सडनली आप एक्टिवेट हो जाएंगे। या आपके पीछे कुत्ता पीठ लग जाए, या फिर आपके जो है ना जो है टाइगर आपके पीछे आ जाए, तो क्या होगा? एकदम से आपके अंदर ये होगा, कोई आकर के एकदम से हाथ लगाए तो हम बिचक जाते हैं। तो एक साथ जो है ये इतने पूरे न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन फ्यूज होते हैं और आपको एक्टिवेट करते हैं। उसकी वजह से जो है एक सिक्रेशन ये होता है, एक जो है एंजाइम रिलीज होता है, और जो या तो आपको फ्लाइट मोड में रखेगा या तो फाइट मोड में रखेगा। तो ये तमाम चीजें हमने एक के बाद एक देखी। फिर हमने उसके बाद पुस्तकों किया कि 5 बिग वैल्यूज क्या है लाइफ के, यानी कि आप हर एक का जो भी एक्टिविटीज आदमी करता है उसके पीछे उसके बिग वैल्यूज होते हैं। यकीन जानिए कि मैंने एक क्लाइंट के साथ जो है ना उनके बिग वैल्यूज पर काम किया। वैसे ये एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर और प्रैक्टिशनर में इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर सपोज आपकी लाइफ में रिजल्ट आप चाहते हैं तो आपके वैल्यूज आपके गोल के साथ अलाइन होना चाहिए। यानी आपकी वैल्यूज और आपकी वाइफ के वैल्यूज अगर मिसमैच हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि दोनों एक साथ अगर खुश खुरम जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो वो रिजल्ट मिलेगा। एक कंपनी के ओनर्स से मेरी मुलाकात हुई थी, एक जनरल मैनेजर एक कंपनी के, उनको मैंने जस्ट एक कॉन्सेप्ट बताया था बिग वैल्यूज का। तो उन्होंने बोला कि भाई आप जो बता रहे हैं ना हाशमत साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में आपसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मैं चैरिटी करना चाहता हूँ, मेरी वाइफ बोलती है कि अपना पैसा जो है हम अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करें, उनको अच्छा करें। मेरा ख्याल ये है कि मैं जो है ना ये और ये प्लान बनाऊं ताकि जो है उसमें कामयाब हो, मुसलमानों को बड़ी उसमें फायदा हो, आम अवाम को भी जो है ना जबरदस्त उसमें फायदा हो। मेरी वाइफ कहते हैं कि इन प्रोजेक्ट के जरिए से जो है ना हम इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कहा कि आपके वैल्यूज और आपकी वाइफ के वैल्यूज अगर इन लाइन नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आप एक तरफ जाएंगे एक तरफ हो जाएंगे, और हमेशा जो है रीचा कसी रहेगी, एक दूसरे को आप फाइट करते रहेंगे, और इसकी वजह से जो है लाइफ दोनों की आपकी एक पाथ पर नहीं आ सकती। तो अगर आप अपने बिग 5 वैल्यूज को अलाइन करने में कामयाब हो जाएं, और उसके लिए हमने सब मोडालिटीज किया था, आपको अगर याद होगा तो वो चीज हमने किया था, लाइक टू डिसलाइक और इस तरह की दूसरी तमाम चीजें। तो आपको अगर वैल्यूज आपके लाइन हो जाएं तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जो है ना रिलेशनशिप खुश खुरम रह सकती है। और ये खुश खुरम रहने का बहुत आसान फार्मूला है। आप ये काम कीजिए कि कोई भी एरिया ऑफ लाइफ ले लीजिए, जैसे हेल्थ ले लीजिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू इन हेल्थ, आप लिखते चले जाइए। आपको हेल्थ में ये 5-6 इंपॉर्टेंट चीजें मालूम हो गई, आपने 10 चीजें लिख ली। उसके बाद जो है ना आप आंख मुछिए, जरी देर के लिए सोचिए, और फिर आंख खोल करके फौरन जो जो दिमाग में आ रहा है उसको राउंड करते चले जाइए। अब आप देखेंगे कि 2 लिस्ट आपके पास बनी। एक जो है आपने सोच समझ करके लिखा कि मेरे ये वैल्यूज होना चाहिए। दूसरा आपने बगैर सोचे कि जो दिमाग में आया फौरन लिखा, जो कि अनकॉन्शियस ट्रिगर था। जो एक्चुअल में आपने राउंड डाला ना, वो एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। जो आपने मेहनत करके सोच करके लिखा 1 2 3 4 5 6, वो जो है ना ख्याल है, आइडियल है आपका, कि आप चाहते हैं ऐसा करना है लेकिन कर रहे हैं ऐसा। लाइफ में चाहते हैं ऐसा करना लेकिन कर रहे हैं ऐसा। तो आप समझिए कि जो चाहते हैं आप करना, और वही अगर हो जाए आपका अनकॉन्शियसली इंस्टॉल करें आप उन वैल्यूज को, तो लाइफ में जबरदस्त तब्दीली आती है। तो इस पर वैल्यूज पर हमने बहुत जबरदस्त बात किया। फिर ये कहा कि जो लर्निंग आप करना चाहते हैं, वो लर्निंग करने के लिए 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ लर्निंग हमने बताई कि किस तरह से हमको अनकॉन्शियस लर्निंग होगी, कॉन्शियस लर्निंग होगी, सुपर अनकॉन्शियस लर्निंग होगी, और किस तरह से हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं लर्निंग प्रोसेस में। उस पर हमने तफसीली आपको बात की थी, अगर आपको याद होगा तो वो आपने देखा होगा। फिर उसके बाद हमने लर्निंग स्टेट आपको बताया था। लर्निंग स्टेट में ये था कि एक चीज पर फोकस करें, अपने पेरिफेरल विजन को बढ़ाएं,
और एक्टिवेट करें। इस तरह से है कि जैसे आपके दिमाग में यहाँ से कार्ड दिया जाए, इसको ओपन करें और जो कुछ पढ़ना है वो दिमाग में डाल करके इसको बंद कर लें, यानी कि 10, 12, 25, 30 बुक्स डाल करके इसको बंद कर दें। उस तरह का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है लर्निंग स्टेट। ये हवाईयन कॉन्सेप्ट है, इसमें जो है बहुत कुछ आपने सीखा होगा। फिर हमने जो है एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल सीखा। एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल में आपने किया कि व्हाट इज योर रियलिटी, रियलिटी पर हमने बात की थी। फिर जो है कम्युनिकेशन मॉडल में हमने कहा था कि 5 सेंसेस से जो चीजें भी हमको आती हैं, ये 5 सेंसेस से आपको याद होगा तो एक आदमी की तस्वीर हमने बनाई थी, उसमें फिल्टर्स था, फिर IR यहाँ पे था, फिर ये है स्टेट था आपका, फिर इसकी वजह से आपका आउटकम है, फिर आउटकम के बाद आपका रिजल्ट आता है। इससे पहले आपका बिहेवियर जनरेट होगा। ये हमने आपको बताया था अगर आपको याद होगा तो बेसिकली जो है ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एनएलपी का कोर है कि हवा से खमसा से जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो फिल्टर होता है। और किसी को याद है कितने बिट ऑफ इंफॉर्मेशन हमको मिलते हैं? 2 बिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड, 2 मिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड, और उसमें हम फिल्टर करते हैं 134 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड। ये हम फिल्टर करते हैं बेसिकली, राइट। तो एक्चुअल में हमें मिल रहा है 5 सेंसेस के थ्रू, यानी कि 5 सेंसेस क्या है हमारे? सी, हियर, क्या था याद है किसी को? किसी को याद है क्या क्या थे आपको? कोई लिख सकते चैट बॉक्स में जी। मैं चाहूंगा कि आप लिखें, याद रहे, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए। हम बोलते हैं ना कि भाई सी, हियर, फिर क्या था? फील, फील आएगा, फिर और क्या आएगा? टेस्ट, चखना जो है ना हमारा, इसके बाद स्मेल। ये 5 हवा से खमसा है जिससे हम जो है इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं, राइट। टेस्ट, माशाल्लाह जी, टच, टच कहें आप इसको, फील कहें, ये दोनों मिल सकते हैं। वेरी गुड, टच। तो यहाँ से आप जो है 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है आपको पास ऑन होती है और पास ऑन होने के बाद 134 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन से फिल्टर होती है। और ये पूरा फिल्टरेशन का डिफरेंट तरीका है। एनएलपी प्रैक्टिशनर में हम इस पर बहुत तफसीली बात करते हैं, जिसमें हम ये बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस काम कैसे करता है, मेटाफोर्स क्या हैं, हमारे जो है बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारे वैल्यूज क्या है, हमारे मेमोरीज क्या हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ चीजों को हम इसके पेश करते हैं और उसकी बुनियाद पर आप बहुत कुछ हासिल करते हैं और फिर उसकी बुनियाद पर आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनता है। आपको याद होगा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे हमने तफसीली बात की थी। एक क्वेश्चनर भी दिया था, वो क्वेश्चनर आप हासिल करेंगे, उस पर काम करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप विजुअल पर्सन हैं, ऑडिटोरी पर्सन हैं, कैनेस्थेटिक पर्सन हैं, और या फिर एडी हैं, ऑडिटोरी डिजिटल हैं। आप में से कितने लोग लिखिए कि आप क्या हैं अपने वो क्वेश्चन और आंसर करने के बाद क्या मिला आपको, जरा लिखिएगा इसमें चैट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या हैं, एडी हैं, आप ए हैं, डी हैं, क्या हैं। क्या है, हमारे मेमोरीज क्या हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ चीजों को हम इसके पेश करते हैं और उसकी बुनियाद पर आप बहुत कुछ हासिल करते हैं और फिर उसकी बुनियाद पर आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनता है। आपको याद होगा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे हमने तफसीली बात की थी। एक क्वेश्चनर भी दिया था, वो क्वेश्चनर आप हासिल करेंगे, उस पर काम करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप विजुअल पर्सन हैं, ऑडिटोरी पर्सन हैं, कैनेस्थेटिक पर्सन हैं, और या फिर एडी हैं, ऑडिटोरी डिजिटल हैं। आप में से कितने लोग लिखिए कि आप क्या हैं अपने वो क्वेश्चन और आंसर करने के बाद क्या मिला आपको, जरा लिखिएगा इसमें चैट बॉक्स जी। तो बता सकते हैं? जी, और उसे भी लोग लिखें ताकि आपको भी मालूम हो कि क्या था वो क्वेश्चनर में। हमने तफसील से बात की थी कि बेसिकली आप एडी हैं तो उसकी वजह क्या है, आप ए हैं तो उसकी वजह क्या है,
और अगर आप एडी हैं तो उसकी वजह क्या है। मेरी आवाज आपको आ रही है ना, कुछ कट तो नहीं रही है? क्योंकि मुझे यहाँ जरा सा अनस्टेबल दिखा रहा है। जैसा अनम्यूट करके बताइए कोई मुझे कि मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं आ रही है। जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी आप लोगों को आवाज आ रही है? जरा सा मुझे बताइए। जी चैट बॉक्स बीच में में लिखिए। चले गया था हशमत भाई, अभी आ रहा है। अभी आ रहा 30 है, सेकंड ठीक। चले गया था जी, अभी आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। जी बकिया लोग बताएं, दो लोगों ने बताया कि एक एडी है और एक ऑडिटोरी है। बकिया लोग और भी बताएं, क्या आप क्या हैं, एडी हैं, वी हैं? ये बात तो समझ में आ गई ना। 5 क्वेश्चंस थे, उसको जो है टेबल में डालना था। उसके एंड पर जो है ना ए कितने हैं, वी कितने हैं, और इसी तरह एडी कितने हैं और कैनेस्थेटिक कितने हैं, ये आपको मालूम होगा। इसकी बुनियाद पर आपको मालूम होगा कि आप हैं क्या चीज, कि आप एडी हैं, ए हैं, क्या है। उस हिसाब से आपको मालूम होगा कि सामने वाले से जब आप गुफ्तगू करेंगे तो उसके साथ आपको कैसे मामला करना चाहिए। तो ये बात हमने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में आपके सामने बात की थी। फिर ये कि इसके बाद हम देखा था कि परसेप्चुअल पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर हमने बात की थी कि आप अगर अपने आप को एक मुकाम पर रख करके देखते हैं, जैसे अभी एक सवाल आया था कि एसोसिएट डिसएसोसिएट का, बेसिकली जो है इसका छोटा हिस्सा है एसोसिएट डिसएसोसिएट, कि आप अपने आप को विद इन बॉडी में रह करके देखते हैं तो एसोसिएट हो रहे हैं, बॉडी के बाहर रह करके देख रहे हैं तो डिसएसोसिएट हो रहे हैं। लेकिन इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है कि मिसाल के तौर पर आप होटल में बैठे हुए हैं और आपके साथ बॉस के साथ बात कर रहे हैं, आप हैं ये, मी, ये बॉस है, और एक स्ट्रेंजर बैठा हुआ है, एक आम आदमी है। तो आप दोनों के बीच में गुफ्तगू हो रही है, तो इसके इसी इशू को, ये पर्टिकुलर इशू पर बात हो रही है, तो ये इस बंदे का देखने का तरीका एक होगा, इस बंदे का देखने का एक तरीका होगा, इस बंदे का देखने का एक तरीका होगा। यानी कि हर एक का अपनी चीजों को देखने का एक एक तरीका हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड प्लीज। राइट, अच्छा बैकग्राउंड चेंज, गुड। तो बेसिकली जो है ना, आदमी का हर एक का देखने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। कि स्ट्रेंजर देखेगा तो उसका एक तरीका होगा, एक आम आदमी जो है ना, आपका बॉस देख रहा है तो उसका एक तरीका होगा, आप देख रहे हैं तो उसका एक तरीका होगा। तो हर एक का तरीका देखने का अलग अलग होगा और उसी हिसाब से आदमी परसीव करता है। कभी कभी क्या होता है, एक और इवेंट है समझिए, कि उसमें आप देख रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर देख रहे हैं, आपके फ्रेंड देख रहे हैं, आपके बॉस देख रहे हैं, एक सेलिब्रिटी देख रहा है, या फिर कोई और बड़ा सा बड़ा आदमी देख रहे हैं, तो उनके देखने का तरीका अलग होगा। तो आप क्या करना है, हम यूजुअली, मैं जो है हमारे क्लाइंट्स के साथ ये कोशिश करता हूँ कि 3 चेयर रखता हूँ, उनको ये कहता हूँ कि आप जो है ना कोई इश्यू लेकर के आए, मेरा ये प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरा प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है, मैं बहुत हमेशा नेगेटिव सोचता हूँ, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होता है। रिसेंटली मेरे पास एक और एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत बड़ा फोबिया है कि मेरे को एकदम से जो है ऐसा बैठ जाती हूँ तो मुझे अंधेरा अंधेरा महसूस होता है, आसमान के देखती हूँ तो गिरे सा महसूस होता है। तो हमने उन पर काम किया, फोबिया टेक्निक तो की। फिर ये कहा कि ठीक है, आप इस इश्यू को देखिए और आपको जो है समझिए कि 3 चेयर है आपके पास, पहले एक चेयर पर बैठ के बोलिए कि आप जो सोच रहे हैं कि ग्रे वैसा होता है, ठीक है, और कभी चीज को देखे तो ऐसा हो रहा है कि मैं एकदम से जो है ना मेरे ऊपर आके गिर जाएंगी, कभी ऐसा लग रहा है कि आसमान मेरे ऊपर गिर जाएंगे, या मुझे मुख्तलिफ थॉट्स आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही रात में, इस तरह की मुख्तलिफ उन्होंने बातें की। तो मैंने कहा कि ठीक है, इस चेयर पर बैठ करके आप ये बात कीजिए। फिर आप इस चेयर पर बैठिए, इस चेयर पे बैठ करके आप सोचिए कि आपके अब्बू या आपके अम्मी हैं, उन्होंने क्या सोच रहे हैं इस इशू के सिलसिले में। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरे अब्बू कहेंगे कि भाई मैं नींद नहीं कर रही हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है मेरे को, रात में अगर मैं सही नींद करूंगी तो मेरे लिए मसला खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, एक स्ट्रेंजर के बारे में सोचिए कि क्या है। उन बोलेंगे कि भाई इनको कोई बीमारी है, इनको हीमोग्लोबिन चेक करना चाहिए, इनको अपना जो है इसके बारे में चेक करना चाहिए कि हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, हेल्थ इश्यूज पर कॉन्सेंट्रेट करें।
फिर एक आदमी के बारे में सोचे कि उन सोचता कि भाई ये बंदे का जो है ना अभी इसकी शादी का मसला है, व्हाटएवर एक्स वाई जेड, तो बहुत से चीजों के बारे में आते हैं। 5-6 पॉइंट्स मैंने उनके सामने रखे, उन्होंने खुद बताया कि ये आदमी से सोचता है, ये आदमी से सोचता है, ये आदमी से सोचता है। तो अब उनके सामने क्लैरिटी हुई कि हर आदमी एक इश्यू को डिफरेंट लेवल से देखता है। तो अगर सपोज मुझे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके दो तरीके हैं, एक इंटरनल परसेप्शन पोजीशन है, एक एक्सटर्नल परसेप्शन पोजीशन है। कि आप इंटरनल ये है कि कभी हर वक्त जो है दिल से फैसला नहीं करना है, कभी दिमाग से भी फैसला करना है, कभी गट्स से पेट से फैसला करना है, कभी ताकत की बुनियाद पर फैसला करना है। दिल से, दिमाग से, गट्स के, इसकी बुनियाद पर आप फैसला करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हमने इस पर भी बात की। फिर ग्रे जोन के बारे में बात की कि लाइफ में अगर हम तब्दीली चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से हम बाहर निकले, एम्पावरिंग बिलीफ हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। हम ग्रे जोन से बाहर निकलना है, अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं तो लाइफ में बहुत हम कर सकते हैं। और हर दिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हम करने की फिक्र करेंगे तो बहुत कुछ लाइफ में हो सकता है। लेकिन बहुत से लोगों का मसला ये रहता है कि वो हर दिन का निकलना मुश्किल रहता है उनको, तो रिजल्ट्स उनको लाइफ में वो नहीं आते जो आना चाहिए, राइट। तो ये इस पर हमने बात की। फिर इसके बाद मेनी लेयर्स ऑफ यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि अगर आप मेनी लेयर्स ऑफ यू समझने में कामयाब हो जाएं या आपके सेल्फ डिस्कवरी को समझने में कामयाब हो जाएं तो लाइफ में जबरदस्त चमत्कार आएगा। यानी कि आपके ऊपर कितने लेयर्स हैं। सबसे ऊपर जो है रूह का लेयर है, नीचे जो है एनवायरनमेंट का लेयर है, राइट। इसके बाद आपके माहौल का लेयर है, उसके बाद आपके रिलेटिव्स का लेयर है, इस तरह से जो आपके बिलीफ का है, आपकी आइडेंटिटी का है, फिर इसी तरह जो आपके वैल्यूज का है, फिर इसके बाद इसकी आपकी स्पिरिट का लेयर है। तो ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं जो आपको गवर्न कर रहे हैं। अगर आपके लेयर्स खराब हो जाएं और आपके लेयर्स दूसरी चीजों पर असरअंदाज हो जाए तो आपको रिजल्ट्स जो है ना बहुत खराब मिलेंगे लाइफ में। तो इस पर हमने बात की थी। फिर हमने लाइक्स टू डिसलाइक किया था। रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया जिनका जो है ना इश्यू था, वो खाने के सिलसिले में जो है ना इश्यू एक बहुत आसान था। लास्ट हमारे वर्कशॉप में भी एक लेडी ने बताया कि उनको बर्गर का इश्यू है, बर्गर खाते तो है तो अनहाइजीनिक फूड है, डॉक्टर भी हैं, वो नहीं चाहते कि वो बर्गर खाएं, लेकिन इतनी आदत हो गई है कि बर्गर अब जो है खाए तो बर्गर खाए बगैर जो है लाइफ में मुश्किल होता है। तो हमने लाइक टू डिसलाइक को टेक्निक उन पर की और उसके बाद जो है ना अब वो बर्गर नहीं खा रहे। पिछले 1-1.5 महीने से देख रहे हैं हम कि वो कभी भी बर्गर नहीं, तो रोजाना 1-2 दिन में एक मरतबा कंपलसरी उनको बर्गर होना चाहिए, राइट, चीज होना चाहिए या फिर पिज्जा होना चाहिए। तो इस तरह से था, स्पेशली वो कोई बारबेक्यू बीबीक्यू पिज्जा की बात की है। तो हमने जब जैसे ये लाइक टू डिसलाइक टेक्निक करे, सब मोडालिटी शिफ्ट करे तो उनका माशाल्लाह रिजल्ट आया। तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो आप समझते हैं कि डिसलाइक करना चाहते हैं, लाइक है बहुत ज्यादा है, चॉकलेट्स हैं, उस तरह की चीजें, चिप्स हैं और ऐसी चीजें हैं जिसको आप निकालना चाहते हैं। तो इस टेक्निक के जरिए से, सब मोडालिटी शिफ्ट की इस टेक्निक के जरिए से आप इसको कर सकते हैं, इससे आपको जबरदस्त फायदा होगा। फिर एनएलपी चेंज मेथोडोलॉजी की बात की हमने कि एनएलपी चेंज हमारे अंदर कैसा पैदा करती है, लर्निंग सर्कल क्या है, डायनामिक्स ऑफ चेंज क्या है। फिर हमने वो बात आपको पेश की होगी, याद होगा आपको, कि कॉकरोच का जो एग्जांपल दिया कि कॉकरोच कैसे एक दूसरे को खींचते हैं, पुल करते हैं। तो उसमें जेलस जो है ना, फियर और जेलस, दो ऐसे एस्पेक्ट हैं जो लाइफ को तबाह करते हैं। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताया लर्निंग सर्कल के बाद, स्विच पैटर्न। स्विच पैटर्न अगर आपको याद होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। यानी ये जो भी बुरी हैबिट्स हैं हमारी, छोटी छोटी बुरी हैबिट्स हैं, तो उसके निकालने का आसान तरीका है स्विच पैटर्न। 1 2 3 स्विच। पूरा एक जो है ना डार्क में जो है ना आपको एक पिक्चर को यहाँ रखना है, एक नई पिक्चर जो अच्छी है उसको यहाँ रखना है। स्विच 1 2 3 5 स्विच करना है, 1 2 3 स्विच। ओके, ये टेक्निक हमने बताई थी। इसको असल में जितनी भी आपकी छोटी मोटी जो है ना बुरी आदतें हैं, बुरी हैबिट्स हैं, इसको निकालने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आपको बताया था, राइट। इसके बाद हमारे सामने हमने आपको रखा था एक एंकरिंग टेक्निक, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट टेक्निक थी कि आप बटन्स बना सकते हैं आपके हाथ में। अच्छा मतलब खुशी का बटन बना सकते हैं, पीसफुल रहने का, काम रहने का, एम्पावर रहने का, लीडर आप तकरीर करने का बटन बना सकते हैं। आप हमेशा जो है गमज़दा मूड में भी अच्छे होने का बटन बना सकते हैं, कॉन्फिडेंट का बटन बना सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो नेगेटिव बटन है उसको निकाल करके अच्छे बटन पे आप लाइफ में डाल सकते हैं। तो वो एंकरिंग टेक्निक हमने आपको समझाई थी। फिर टाइमलाइन थेरेपी में एक बहुत अच्छी चीज आपको बताई थी कि किस तरह से हम अपने गोल्स को फाइनली इंस्टॉल करना। ये एनएलपी का एक बहुत बड़ी जो है टेक्निक है, जिसको 2 दिन का हम वर्कशॉप लेते हैं इसके लिए, एनएलपी प्रैक्टिशनर वर्कशॉप में पूरा तफसील के साथ उस पर बात करते हैं। और इसमें ये होता है कि बेसिकली जो आपके पुराने जो प्रॉब्लम्स हैं, एंगर के इश्यूज हैं, फियर के इश्यूज हैं, या सैडनेस है या गिल्ट है, उस तरह की तमाम चीजों को किस तरह से इसको निकालना है, तो इसका जस्ट ओवरव्यू अब मैंने आपको दिया था कि किस तरह से हम ये है टाइमलाइन थेरेपी के जरिए से कैसे इशू को हम सॉल्व कर सकते हैं।
फिर मैंने आपको होपोनोपो कराया था कि फॉरगिवनेस टेक्निक, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक आप कह सकते हैं इसको। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप अपने अंदर जो है अनईजी महसूस कर रहे हैं, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे हैं, तो ये होपोनोपो टेक्निक कीजिए, तो आपको इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। फॉरगिवनेस टेक्निक, खुद से फॉरगिव करना, इस्लाम का बड़ा कॉन्सेप्ट है फॉरगिवनेस पर, इस पर हमने उस टेक्निक को इस्तेमाल किया है। तो ये ओवरऑल एक पिक्चर था जो मैंने आपको एसोसिएट प्रैक्टिशनर कोर्स का आपको देने की कोशिश की है। तो ये एक्चुअल में एक बहुत अहम तरीन कोर्स है, अगर आपने वाकई उसको सही अंदाज से किया है। लाइफ चेंजिंग इवेंट है, आपकी लाइफ में जबरदस्त तब्दीली आएगी, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी और आपकी लाइफ में एक जबरदस्त चेंज आएगा। तो ये हमारा मकसद था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स भी हैं, जिसमें आप एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स सकते हैं, मास्टर प्रैक्टिशनर कोर्स कर सकते हैं, इसके बाद जो है ट्रेन द ट्रेनर कोर्स कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप अपनी लाइफ में और कहाँ किस लेवल तक अपना अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, कि आपका अपना लुक ओवर है कि आप उस पर देखें और उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये ओवरऑल ये था। इस सिलसिले में अगर किसी के ज़हन में सवाल हैं तो अनम्यूट करके सवाल करें या चैट बॉक्स में लिख करके मुझे सवाल करें, ताकि हम आज इसको पूरी तरह से सम अप करें, इसको आज कंप्लीट करें। राइट जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। जी, होपोनोपो इन शॉर्ट आप पूछ रहे हैं, तो बेसिकली जो है ना, होपोनोपो एक जो है ये हवाईयन टेक्निक है। तो होपोनोपो जो है बेसिकली जो है इसमें होता यह है कि 2 टाइम्स फॉरगिव, 2 टाइम माफ करना, 2 मर्तबा अपने आप को माफ करना। तो इसमें 3 सेंटेंस हमने सिखाए थे, आई लव यू, प्लीज एक्सेप्ट मी और प्लीज फॉरगिव मी, ये हमने एक कॉन्सेप्ट उसमें दिया था। राइट इसमें बेसिकली हमने कहा था कि आप अपने आप को जो है हाई लेवल पर ले जाइए, अपने आप को उड़ाते हुए, लाइक 25,000 फीट पर अपने आप को उड़ा के ले जाइए, और फिर वहां से जो है पास की तरफ मूव करिए, और जो है अपने बचपन तक या फिर ओम तक, माँ के जब पेट में था वहां तक अपने आप को ट्रैवल कीजिए। ट्रैवल करके आप जा करके उस मौके पर अपने आप को महसूस कीजिए कि जब आप अभी पैदा होने वाले थे, अपने आप से मुलाकात करिए, कहें कि आई लव यू, I forgive you, please forgive me, thanks you। तो उसके बाद फिर आप जो है एक महीना 2 महीने या 4 महीने के बाद जाइए, वहां अपने आप से मिलिए, छोटे शीरखार बच्चा जो हंस रहा खेल रहा है रो रहा है उससे मिलिए, और फिर उसको कहिए कि I love you, I forgive you, please forgive me, thanks you। फिर उसके बाद जाइए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, इसी तरह अपनी लाइफ के मुख्तलिफ लेवल पर जाइए, जहाँ आप स्कूल में खेल रहे थे, यहाँ टीचर की डांट खा रहे थे, जहाँ आपके मम्मी अब्बू आपको प्यार कर रहे थे, जहाँ आपके मम्मी अब्बू आपको गुस्सा कर रहे थे, इस तरह के मुख्तलिफ लाइफ के शेड्स में जाइए और वहाँ अपने आप से मिलिए और कहिए कि आर यू हेल्पिंग मी फॉर माई मैग्निफिसेंट सेल्फ, मेरे अपने जो है लाइफ के ज़बरदस्त तब्दीली के लिए क्या मुझे आप हेल्प करना चाहते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों को आप करते चला जाइए, एट द एंड आप वापस जिस मुकाम पर है वहां पर आ जाइए और फिर रूम में आ जाइए। तो बेसिकली ये फॉरगिवनेस प्रोसेस है, जिसमें बहुत जबरदस्त तब्दीली आती है, लोगों को बहुत एनर्जी महसूस करते हैं। इसमें होता यह है कि पास्ट के जो आपके एनर्जी ब्लॉक्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्स हैं, वो टूट जाते हैं और आपको लाइफ में जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। जी, और किसी को कोई सवाल है? जी, गुड लिसनिंग टेक्निक बेसिकली जो है इसमें फोकस का इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको लिसनिंग में कोई इंप्रूवमेंट का कोई खास ये नहीं है कॉन्सेप्ट। आपके अंदर अगर समझिए कि सपोज आपका फोकस है या फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो आपके अंदर लिसनिंग आसानी से आ सकती है। कोई इसके लिए स्पेशल टेक्निक तो मेरे ख्याल में मुझे तो जहन में नहीं है। राइट, और किसी का कोई सवाल है? नहीं है तो हम आपको ब्रेकआउट रूम में भेज रहे हैं, आप जरा सा डिस्कस करें जो कुछ आपने सीखा है, और जो कुछ आप सवालात आपके जहन में हो सवालात बना करके आए। 20 मिनट आपको हम दे रहे हैं कि आप जो कुछ अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें क्या तब्दीली आई है, आप अपने जो है पार्टनर को बताइए, ताकि आप जो है ना उसको शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे अपना इंसाइट, उतना आपको फायदा होगा। तो 20 मिनट हम आपको दे रहे हैं,
कीजिए और तफसीली आप बात कीजिए। सर, हाउ टू डील विद द नेगेटिव आर नियर टू अस और इन आवर होम। ठीक है, तो ये एक सवाल आया, इंशाल्लाह सवाल को लेते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम आपको 20 मिनट ब्रेकआउट रूम में दे रहे हैं, ये आप इसमें तफसीली डिस्कशन कीजिए। दिस इज योर लास्ट चांस। आपको अगर कोई टेक्निक करना चाह रहे हैं, डेमो चाहते हैं आप, मैं डेमो भी दे सकता हूँ आपको। क्या आप समझ रहे हैं कि मुझे लाइक टू डिसलाइक, किसी चीज को मुझे लाइक्स को डिसलाइक करना है, तो आप मुझे कैसा करना है बताइए, तो मैं वो उसका डेमो दे सकता हूँ। आप चाह रहे हैं कि मेरे पास ये पुरानी एक हैबिट्स है, जो हैबिट मैं निकालना चाह रही हूँ या निकालना चाह रहा हूँ, कैसे निकालना है वो भी मैं आपको डेमो दे सकता हूँ। या फिर जो है ना, आप ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा कॉस्ट पे रहना चाह रही हूँ लेकिन कॉस्ट पे नहीं रह पा रही हूँ, तो आप कैसे करना है, तो मैं उसका भी डेमो आपको दे सकता हूँ। तो जो भी आपके दिमाग में है आप डिस्कस करें 20 मिनट, और वहां से वापस आप आएंगे तो सवालात के साथ आइए, वो सवालात को हम डिस्कस करेंगे और बहुत सी बातों को हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो है इनका सवाल है कि नेगेटिव पीपल के साथ किस तरह से हम जो है ना, हमारे करीब में या हमारे घर में है नेगेटिव पीपल हैं, तो कैसा आपको मालूम हुआ? क्या अगर आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि कैसा मालूम होता है कि आपको कोई आदमी जो है नेगेटिव है, उनकी गुफ्तगू के जरिए से आपको मालूम पड़ रहा है, या फिर जो है ना उनके अप्रोच के जरिए से आपको मालूम पड़ रहा है, कोई ना कोई ऐसे सिम्टम्स होंगे जिसकी बुनियाद पर आपको एक आदमी नेगेटिव है मालूम हो रहा है। ठीक है, बहुत से लोग हो सकते हैं, फैक्ट है, लेकिन ये है कि एनर्जी जो है हमारे पास जो निकलती है, अच्छा लोग जो होते हैं, जैसे अभी समझिए कि कोई आदमी है बहुत अच्छा है, उसके साथ कितना ही नेगेटिव से नेगेटिव आदमी रहे, वो क्या करेगा, बहुत पॉजिटिव अंदाज से बात करेगा, कोशिश करेगा कि पॉजिटिव अंदाज से बात करेगा। घर में भी आप अपने आप को इतना बड़ा कर लीजिए कि आपकी पॉजिटिविटी इतनी असरअंदाज हो कि सामने वाले की नेगेटिविटी नलीफाई हो जाए। एक चीज, एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम ये है कि नेगेटिव अफराद की एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है, वो थॉट प्रोसेस को समझ करके उसको क्रैक करना। जैसे मिसाल के तौर पर आपके घर में नेगेटिव पर्सनालिटी है और वो ऑडिटरी पर्सन है, ठीक है, और आप जो है ना विजुअल पर्सन है, और आप उनको कह रहे हैं जो भी अच्छी बात आप बता रहे हैं विजुअल अंदाज से बता रहे हैं, उस चीज को देखिए, वो देखने में कितना अच्छा उसका लग रहा है, उसमें जो है बड़ी जो है एक तरह की रोशनी है, आपको उसमें जो है ग्लैमर है। ये ग्लैमर, ये रोशनी, ये चीजों को देखना, ये बेसिकली अल्फाज जो है विजुअल अंदाज के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आदमी ऑडिटोरी है, उसको बोले आप किस तरह से आपको जो है वो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है आपको, है? उसकी आवाज में कितनी तासीर है, वो आप जो है ना उस चीज के साथ आप ये करेंगे तो उसका साउंड में एक बड़ा तब्दीली आती है। ये अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उस आदमी को आप इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। इन्फ्लुएंस करेंगे तो आप तब्दीली आप उनके अंदर लेके आएंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि पानी के गिलास का एग्जांपल लिया था। तो बेसिकली ये है कि किसी भी नेगेटिव फर्द से डील करना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है, तो उनके गिलास को जरा खाली करना है। गिलास को खाली करने का आसान तरीका ये है कि 10 मिनट बैठ करके सुनिए, क्या बोलते हैं बोलने दीजिए। जब वो पूरा कंप्लीटली बोल दें तो उसके बाद गिलास खाली हो गया, आप अपने अच्छाई के अल्फाज उस गिलास में डाल दीजिए। तो अब क्या हो गया, वो जो इम्प्यूरिटी थी प्यूरिटी में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो बेसिकली पेशेंटली उनको लिसन करना, मौके की तलाश में रहना, और जब मौका मिले तो एक साथ बहुत बेहतरीन अंदाज से सही डायरेक्शन पे हिट करना है, पंच करना है, रिजल्ट आपके हिसाब से आएगा। और बहुत कुछ हो सकता है जिस पर आप काम कर सकते हैं। तो पर्सनालिटी को समझिए और उनकी लैंग्वेज में गुफ्तगू कीजिए, और उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए वक्त का और टाइम का इस्तेमाल कीजिए, और जो है ना सही टाइम पे परसुएट करते हुए अपनी बात को रखने की कोशिश करें। और बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, बहुत से टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप और सवाल करने पर हम आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको 20 मिनट के लिए सबको भेज रहे हैं ब्रेकआउट रूम में। आप जो है 2-2 का ग्रुप रहेगा, आप डिस्कस करें, अच्छे से डिस्कस करके वापस आए तो इंशाल्लाह फिर हम तफसील से मुख्तलिफ चीजों पर बात करने की कोशिश करेंगे। नई चीज आपने डिस्कशन में आई आपके तो बताइए, शेयर कीजिए। जो भी लोग डिस्कशन किए हैं, कुछ नई चीज आप बताना चाह रहे हैं, कुछ सवालात हैं आपके दिमाग में, तो उसको कंप्लीट कीजिए और अपने आप को अनम्यूट करके पूछें, इंशाल्लाह हम उस पर बात कर सकते हैं। नहीं है तो फिर हम आज का आखिरी टॉपिक लेते हैं 20 मिनट के लिए, फिर हम अपनी बात को खत्म करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि लास्ट चांस है आपको सवालात करने का, समझने का चीज़ों का। तो ये बात तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप में से कुछ लोग समझ रहे हैं कि फुल फ्लैशली आप इन्वॉल्व नहीं हो सके हैं, तो आपको रमज़ान के बाद जब हम नया कोर्स मतलब नया बैच शुरू करेंगे, तो अगर आपकी ख्वाहिश है तो हम आपको फिर एक मरतबा उसमें एनरोल कर सकते हैं, ताकि आप फिर एक मरतबा पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करें और जो भी चीज़ आप सीखना चाहें सीख सकते हैं।
कि मास्टर क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। जी नवीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जी सिस्टर सारा से बात करके मुझे बहुत मतलब एक खुशी हुई, और मैंने अपने प्रॉब्लम्स उनसे शेयर किए तो मुझे उनसे कुछ फायदा भी हुआ। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाह रहे हैं? क्या सीखा आपने 15 दिन में, या कुछ इंसाइट मिले आपको, क्या आपने तब्दीली महसूस की, उस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना फिर हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। चलिए, आखिरी हमारा आज का जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं कि किसी भी आदमी को लाइफ में मोटिवेशन हासिल करना है, मोटिवेट होना है, तो उसके लिए कुछ चीजें उसको करनी पड़ती है और करता है बाद में। आदमी कब मोटिवेट होता है? वो किसी चीज के पीछे भागता है तो मोटिवेट होता है, या किसी चीज के पीछे हटने की वजह से मोटिवेट होता है, या फिर वो जो अंदर से मोटिवेट होता है या बाहर से मोटिवेट होता है। वो ऑप्शंस उसके पास होते हैं तो मोटिवेट होता है, या प्रोसीजर डिटेल में किसी चीज में जाता है तो वो मोटिवेट होता है, या आदमी जो है सेम तरह की काम करता है तो मोटिवेट होता है, या डिफरेंट तरह के काम करता है तो आदमी मोटिवेट होता है। स्पेसिफिक कोई काम करते हैं तो आदमी मोटिवेट होता है, या फिर जो है जनरल कोई काम करते हैं तो मोटिवेट होते हैं, या फिर जो है अपने ही अंदर से सेल्फ मोटिवेट होते हैं। लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मोटिवेट करने के लिए, अंदर से वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, या बाहर के लोग कुछ इनपुट देते हैं तो आदमी मोटिवेट होता है, या इंडिपेंडेंटली काम करके आदमी मोटिवेट होता है, या प्रॉक्सिमिटी की बुनियाद पर होता है, या फिर जो है को फाउंडेशन की या कोऑपरेशन की बुनियाद में आदमी मोटिवेट होता है, फीलिंग्स की बुनियाद पर आदमी मोटिवेट होता है, थिंकिंग की बुनियाद पर होता है, या चॉइसेस जब उसको मिलते हैं उन बुनियाद पर आदमी मोटिवेट होता है, या फिर जो है एज ए थिंग कोई चीज काम किसी चीज पे काम कर रहा है तो मोटिवेट होता है, लोगों से बात करके मोटिवेट होता है। ये मुख्तलिफ तरह के 10 तरीके हैं आपको मोटिवेट होने के। अब आपको ये देखना है कि आप किस बुनियाद पर मोटिवेट होते हैं, या आपके मोटिवेट होने का तरीका क्या है। आपका मोटिवेट होने का तरीका क्या है, आपका मोटिव क्या है। तो बेसिकली जो है पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम टुवर्ड्स अवे फ्रॉम मोटिवेशन कहते हैं, कि एक आदमी है जो गोल को टारगेट को अचीव करने की वजह से, एक टारगेट खत्म हुआ दूसरे टारगेट पे जाता है, दूसरा टारगेट खत्म हुआ तीसरे टारगेट पे जाता है, उससे आदमी मोटिवेट होता है। एक तरीके का आदमी ऐसा होता है। तो आप इस तरह के आदमी हैं, या फिर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करके, प्रॉब्लम आते हैं तो उसको रिजॉल्व करते हैं या उसको अवॉइड करके प्रॉब्लम को आप मोटिवेट होते हैं। किस तरह के आप आदमी हैं? आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आप जो है ना टारगेट को अचीव करने की वजह से मोटिवेट होते हैं, या फिर आपकी बुनियाद जो है ना आपको ये है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आप मोटिवेट होते हैं। एक प्रॉब्लम आया उसको रिजॉल्व कर दिए, मोटिवेट हुए, दूसरे प्रॉब्लम की तरफ गए। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, आप देखिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं चाहूंगा कि आप पहले लिखें कि आप टारगेट को अचीव करके मोटिवेट होते हैं, या फिर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करके मोटिवेट होते हैं। टारगेट अचीव एंड देन मोटिवेट। गुड जी, तमाम लोग लिखिए, कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज राइट इट डाउन। इससे आपको एक दिमाग में आएगा कि आप किस तरह के आदमी हैं। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। आप जो आप समझते हैं वो लिखिए, आपको जो आपको समझ में आता है वो लिखिए। बहुत से लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स पर काम करके मोटिवेट होते हैं। एक चैलेंज आया, चैलेंज पे काम करे, दूसरा चैलेंज आया, दूसरे चैलेंज पे काम करे, तीसरा चैलेंज आया, तीसरे चैलेंज पर करे, एक प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व कर दे, फिर आगे बढ़े। तो इस तरह के बहुत से लोग होते हैं। बाज लोग होते हैं जो है ना टारगेट जो है अचीव करते हैं, गोल अचीव करते हैं, राइट। टारगेट अचीव एंड मोटिवेट, ठीक है। कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज राइट इट डाउन। हर एक लिखें आप क्या हैं। तो बेसिकली देखिए कि जैसे मिसाल के तौर पर आपको पैसा कमाना है, फॉर एग्जांपल एक आदमी जो है पैसा कमाना चाह रहा है, तो वो जो है ना टारगेट अचीव करके पैसा कमाएगा या प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसा कमाना। एक आदमी को खुश रहना है, खुश रहने के लिए जो है वो टारगेट करता है कि बीवी को खुश रखने का टारगेट मैं अचीव करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या फिर जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा मैं बीवी का तो मोटिवेट होता हूँ, राइट। तो बहुत से लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स के पीछे पड़े हुए रहते हैं और प्रॉब्लम्स सी को अट्रैक्ट करते हैं और प्रॉब्लम्स सी को सॉल्व करते हैं और जिंदगी प्रॉब्लम्स में ही रहती है, उससे स्ट्रगल करते हैं, उसको फाइट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसी से मोटिवेट होकर के लाइफ में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाद लोग होते हैं टारगेट बनाते हैं, ये खत्म हुआ टारगेट, नेक्स्ट टारगेट पे जाते हैं, ये खत्म हुआ उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट पे जाते हैं। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। तो आप किस तरह के लोग हैं? रिमेन मोटिवेट ऑलवेज, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अच्छा ठीक है, किसी एक टारगेट की बुनियाद पर।
स्पीकर को देखकर मोटिवेट होती हैं। ठीक है, माशाल्लाह, गुड। तो ये एक अवे है या टुवर्ड्स है? स्पीकर को देख करके जो है बेसिकली जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें आप बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल स्पीकर को देख करके आप मोटिवेट होते हैं। इट्स वेल इन गुड, गुड। जो आपका बता रहे हैं कि आप सेकंड इसमें हैं कि आप इस कैटेगरी में हैं कि आप एक्सटर्नल मोटिवेटर, बाहर वाले को आपको देखकर मोटिवेट होते हैं। यहाँ प्रॉब्लम की बुनियाद पर मोटिवेट होते हैं या फिर जो है ना अचीवमेंट की बुनियाद पर मोटिवेट होते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको लाइफ में दोनों तरीके को अप्लाई करना असल में इंपॉर्टेंट है। यानी कि मोटिवेट आप हो, टुवर्ड्स भी हो, कभी कभी अवे भी हो। यानी कि टुवर्ड्स होने में का फायदा ये है कि आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा आगे जाएंगे आप। लेकिन जो पीछे देख करके आगे बढ़ने वाले होते हैं वो अवे फ्रॉम होते हैं, पीछे देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इससे पहले ही बताया था आपको कि आई डोंट लाइक दिस जॉब, अवे है या टुवर्ड्स है? लिखिए आप चार्ट बॉक्स में, अवे है या टुवर्ड्स है? बेसिकली आप ये कहेंगे कि अवे है। क्यों? क्योंकि बोले कि आई डोंट लाइक माय जॉब, दिस इज अवे। लेकिन अगर एक आदमी बोले कि मैं आई वांट दैट जॉब, मैं वो जॉब चाहिए, मुझे उस तरह का जॉब चाहिए, ये बेसिकली मोटिवेशन है टुवर्ड्स का। बहुत से लोगों की लाइफ में जिंदगी अजरन इसीलिए होती है कि दे आर फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स नॉट अचीवमेंट, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर गोल, दे आर फोकसिंग ऑन व्हाट दे सॉल्व। तो अचीवमेंट का ऊपर अगर आपका फोकस रहेगा तो आप टुवर्ड्स हैं, अवे नहीं है। तो ये दोनों के बीच में लाइफ में बहुत से इश्यूज आते रहते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तरह से हमारी लाइफ में इशू को सॉल्व करने का हमें मौका मिलता है। तो दोनों भी जरूरत है लाइफ में, लेकिन आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं और क्या बनना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। आपको सपोज अगर आप 40% आप जो है ना टुवर्ड्स हैं और 60% जो है ना आप अवे हैं, तो बेसिकली आप अवे फ्रॉम मोटिवेशन। तो उससे होगा ये कि बहुत ज्यादा आप प्रॉब्लम्स को और इश्यूज को अट्रैक्ट करने वाले बनेंगे। और आप लाइफ में तब्दीली चाहते हैं तो आपको अवे से निकल करके टुवर्ड्स में जाना पड़ेगा, तो उससे आपको फायदा होगा। फिर दूसरी चीज ये है कि आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं, इंटरनली मोटिवेटेड हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर आपको एक स्पीच देना है, एक तकरीर देना है, तो आप जो है खुद से आप मेहनत करके मोटिवेट होकर के स्पीच देते हैं, या बाहर वाला की कहेंगे अरे आपकी स्पीच देने का अंदाज बहुत अच्छा है, आप बहुत जबरदस्त लिखते हैं, आपको गुफ्तगू करने अच्छा आता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, कोई बोले अरे ठीक है मैं एक तकरीर दे देता हूँ। तो अगर आप बाहर से मोटिवेट हो रहे हैं, आप अपनी गुफ्तगू करने के लिए बाहर से मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो बेसिकली आपके परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा कि आप एक्सटर्नल मोटिवेटर हैं या इंटरनल मोटिवेटर हैं। तो दोनों में राइट एंड रॉन्ग नहीं है, कोई भी राइट एंड रॉन्ग नहीं है इसमें। बहुत से लोग जो है ना एक्सटर्नल मोटिवेटर रहते हैं तो उनके सराउंडिंग ऐसा माहौल बना लेते हैं कि लोग ऐसे रहते हैं जो हमेशा उनको मोटिवेट करते रहते हैं, उन्होंने इन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जो मोटिवेटर हैं, जो आतराफ अकनाफ में उनके लोग रहते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं जो इंटरनल मोटिवेटर रहते हैं, उनके अंदर खुद से उन्हें अपने अंदर ऐसे हालात बना लेते हैं, ऐसे टारगेट सेट करते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनली मोटिवेट होते हैं। इंटरनली मोटिवेट होने वाले जो है ना हमेशा अपना सेल्फ फीडबैक करते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, सेल्फ परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल मोटिवेटर होता है उसका यह है कि बाहर से अगर कुछ चीजें आती है कि भाई आपने ऐसा अच्छा नहीं किया, अगर सपोज उनका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो वो हमेशा डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर से मोटिवेट हो रहे हैं। तो उनके लिए उनको अपने फ्रेंड सर्कल पर काम करना पड़ेगा, अपने माहौल पर काम करना पड़ेगा, अपने रिलेटिव्स पर काम करना पड़ेगा, आपके चूजिंग ऑफ फ्रेंड्स पर काम करना पड़ेगा। तो अगर जब आप चूजिंग ऑफ फ्रेंड्स पर काम करेंगे तो आप एक्सटर्नल माहौल को अच्छा बनाएंगे, तो आप एक्सटर्नली मोटिवेट होंगे, काम करेंगे। इंटरनल के लिए आपको अपनी जो है कीना, कपट, गुस्सा, जलन और इस तरह की तमाम चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आपको दूसरों पर गुस्सा ना आए, ताकि आप इंटरनली जो है डिमोटिवेट ना हो जाए। तो ये मुख्तलिफ जो दिल की बीमारियां हैं उससे अगर आप अपने आप को परे करेंगे तो इंटरनली आप मोटिवेट होंगे, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आप देखें कि प्रॉब्लम कहां पर है और कैसे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इस पर आपको काम करने की जरूरत है। मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही तो आप सवाल कर सकते हैं, जबरदस्त आपको मौका मिलेगा। आप जितना सवाल करेंगे उतना ज्यादा आपको ये होगा। तो आप देखें कि आप 40% एक्सटर्नल मोटिवेट हैं, 60% इंटरनल हैं। तो क्या आप चाह रहे हैं कि एक्सटर्नली मोटिवेट होना है तो आप अपने आप को शिफ्ट करिए, आपको जबरदस्त फायदा होगा। तो इस पर आप जितना काम करेंगे उतना आपको लाइफ में रिजल्ट मिलेगा। तो आर यू इंटरनली मोटिवेटेड और एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं, इसका आप जायजा लीजिए, उस पर काम कीजिए और चूजिंग ऑफ फ्रेंड सर्कल पर काम कीजिए, चूजिंग ऑफ रिलेटिव्स पर काम कीजिए, चूजिंग ऑफ आपके जो है ना अजीज व अकारिब पर आप काम कीजिए, या अंदर की जो आपकी बीमारियां हैं उसके सिलेक्शन पर काम कीजिए, उसको खत्म करने पर काम कीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली इस पर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है,
इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा है, आप जो है ऑप्शन बेस्ड आप मोटिवेट होते हैं या प्रोसीजर बेस्ड मोटिवेट होते हैं। मतलब ये है कि आपके पास हमेशा ऑप्शन रहते कोई काम करने से पहले, या आप उसके डीप में जाते हैं, प्रोसीजर में जाते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, इसके इसने इतने 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 स्टेप होने चाहिए, डिटेल में आप जा रहे हैं कि इसका तरीका ऐसे 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 होना चाहिए। तो अगर आप मोटिवेट होते हैं प्रोसीजर के बेस पर, ऑप्शन पे नहीं, समझिए कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये नहीं हो गया तो इस पे काम करूंगा मैं, ये नहीं हो गया तो इस पे काम करूंगा, तो आपके पास ऑप्शंस हैं और आप उस हिसाब से काम करते हैं, तो आप ऑप्शन बेस्ड मोटिवेटर हैं। और एक आदमी होता है जो प्रोसीजर बेस्ड होता है कि उसको एक ही ऑप्शन रहेगा, ये तरीका, ये स्टेप्स होने चाहिए, 5 स्टेप्स हैं तो ये रिजल्ट आएगा, ये 6 स्टेप्स हैं तो ये रिजल्ट आएगा, ये 7 स्टेप्स हैं तो ये रिजल्ट आएगा। तो बहुत से लोग जो है प्रोसीजर बेस्ड होते हैं। तो आप अपनी लाइफ में प्रोसीजर बेस्ड हैं या ऑप्शन बेस्ड हैं, इसका भी आपको जबरदस्त जायजा लेना है कि ऑप्शंस पर आप लाइफ में काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से लोग होते हैं जो पॉसिबिलिटीज पर काम करते हैं। ऑप्शंस का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज, कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो वो उनके पास अल्टरनेटिव वे हमेशा रहता है, प्लान बी जिसे हम कहते हैं। जितना प्लान ए इफेक्टिव रहता है उसका उनके पास हमेशा एक प्लान बी भी रहता है। ये नहीं हुआ प्लान ए इम्प्लीमेंट, प्लान बी पर वो काम करते हैं और इमीडिएटली जो है वो एक्शन प्लान उनके पास रहता है, प्लान बी रहता है उनके पास। बहुत से लोग जो रहते हैं कि वो एक्शन ए पर ही काम करेंगे, वो ये करते हैं कि ये तरीके से ये नहीं हुआ है, एक्शन एक ही, मतलब ये कि काम एक ही है, ये तरीके से नहीं हुआ तो तरीका चेंज करेंगे वो, लेकिन काम एक पर ही करेंगे, प्लान बी नहीं रहेगा उनके पास। प्रोसीजर स्टेप्स बाय स्टेप्स वो काम करेंगे, प्रोसेस में जाएंगे और वो जो है ना स्टैब्लिश करेंगे अपने प्रोसेस को। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो आप किस तरह के आदमी हैं कि आप ऑप्शन बेस्ड काम करते हैं, प्रोसीजर बेस्ड काम करते हैं? आप चैट बॉक्स में भी लिखते चले जाइए ताकि आपके दिमाग में काम भी करे कि मैं जो है टुवर्ड्स हूँ, अवे हूँ, मैं इंटरनल हूँ, मैं एक्सटर्नल हूँ, मैं ऑप्शन बेस्ड हूँ, मैं प्रोसीजर बेस्ड हूँ। तो इसके बाद देखिए, एक आदमी होता है प्रोएक्टिव होता है, एक रिएक्टिव होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है कि एक आदमी जो है वो प्रोएक्टिव है, यानी कि लोग जो है ना उसको कोई बोले ना बोले वो खुद से जो है इनिशिएट करता है। एक होता है आदमी सामने वाला को इनिशिएट करे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं स्पीच दूं, आप मोटिवेट होकर के आप स्पीच दिए तो बेसिकली यू आर रिएक्टिव, ठीक है। मैं सपोज मैंने एक स्पीच दे दी और जो है ना किसी ने भी मैंने नहीं देखे, मैं इसके बाद नेक्स्ट स्पीच की तैयारी की और मैंने नेक्स्ट स्पीच भी आपको दे दी, तो मैं प्रोएक्टिव काम कर रहा हूँ। तो मैंने एक सेट किया टारगेट, फिर दूसरे पर गया, मैंने दूसरा टारगेट सेट किया। तो आप रिएक्टिव हैं या प्रोएक्टिव हैं? तो इसमें दोनों में भी अच्छा और बुरा इस एतबार से है कि रिएक्टिव ज्यादातर जो है ना नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में है तो, वो सपोर्टिव फॉर्म में है आपका जो है रिएक्शन, तो वो अच्छा रहेगा। या उसको आप दूसरे अंदाज में कह सकते हैं कि रिएक्टिव की जगह रेस्पॉन्डिव कह सकते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि कोई चीज आपके पास आई, आपने देखा, उसको रिएक्ट नहीं कर रहे, आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो रेस्पॉन्डिव बहुत अच्छा अप्रोच हो सकता है, प्रोएक्टिव और रेस्पॉन्डिव हो सकता है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव हो सकता है। तो रिएक्टिव किसी हद तक जो है जरा सा क्वेश्चनेबल चीज है। तो आपका क्या हाल है? प्लीज गिव द एग्जांपल ऑफ ऑप्शन एंड प्रोसीजर्स। जी अभी यहाँ पे एक सवाल आया है कि आप कोई एक एग्जांपल दीजिए कि ऑप्शन के बारे में और जो है प्रोसीजर के बारे में। जैसे मिसाल के तौर पर हमको उम्रा जाना है, फॉर एग्जांपल उम्रा को हम जाना चाहते हैं, तब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम जो है रमजान में जाएं, रमजान के बाद जाएं हम, ठीक है, या फिर जो है ना अगले 3 महीने के बाद जाएं हम, या फिर जो है जब 100 चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तब जाएंगे। ये आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपको उम्रा जाने के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन बेस्ड वर्क होता है। एक आदमी होता है जो प्रोसीजर बेस्ड, अब उसने डिसाइड कर दिया कि रमजान में ही जाना है। अब ये है कि रमजान में जाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं। वैक्सीनेशन मुझे पहले करना है, फिर जो है मुझे परमिशन लेना है, फिर जो है मुझे वो फला चीजें करनी है। वो पूरे स्टेप बाय प्रोसीजर देखेगा और प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करेगा, रमजान ही में जाएगा। ही विल नॉट थिंक अबाउट द ऑप्शन, जाना है जाना है, प्रोसीजर देखेंगे, स्टेप्स लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिनिश। नो ऑप्शन पे बात नहीं करेंगे। उन दूसरे जो लोग होंगे जो ऑप्शन बेस्ड रहेंगे वो ऑप्शन पर सोचेंगे, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन, ये नहीं हुआ तो मैं इन दिनों में जाऊंगा। ये उनका ऐसा नहीं है, कोई और तरीका हो सकता है क्या,
कोई दूसरे स्टेप्स डाल सकता हूँ क्या, मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हूँ क्या, किसी ट्रैवल्स के पास जाकर के मैं रमजान में ही जाऊँ क्या, फिर या फिर ये जो है ना मैं कार में गया तो कैसा होऊंगा, रमजान में ही जाना है। प्रोसीजर्स देखेंगे, वो डिफरेंट प्रोसीजर पर काम करेंगे और वो स्टेप्स पर करेंगे। ठीक है, किसी हद तक वाज़ेह हो गया? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव की हम बात कर रहे थे। तो अगर आप समझिए कि लाइफ में प्रोएक्टिव हैं तो ये सेल्फ मोटिवेटेड यूजुअली लोग होते हैं जो प्रोएक्ट करते हैं, यानी कि किसी चीज को पहले से ही वो गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, और जब वो इश्यू बनने से पहले उसका सोल्यूशन दे देते हैं। यानी कि इश्यू के अराइज होने से पहले आप सोल्यूशन देते हैं तो यू आर प्रोएक्टिव। इश्यू अराइज हो जाए उसके बाद जो है आप कोई आंसर दे रहे हैं, दैट इज रिएक्टिव। समझ में आया? इश्यू के अराइज होने से पहले एक्शन लेना प्रोएक्टिव, इश्यू के अराइज होने के बाद एक्शन लेना रिएक्टिव। ये सिंपल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं कि इश्यू के अराइज होने से पहले, इवेंट के होने से पहले आपके पास एक्शन प्लान है, दैट इज प्रोएक्टिव रोल। इवेंट के अराइज होने के बाद आप कोई प्रोसीजर करें, कोई स्टेप्स लीजिए, वो रिएक्टिव है या रिस्पॉन्डिव। तो आप देखें कि आप किस तरह के आदमी हैं, आप एक्शन पहले लेते हैं या फिर जो है बाद में लेते हैं, आपको उसका जायजा लेना चाहिए। बाज लोग होते हैं जो सेमनेस करते हैं, यानी कि सेम तरह के काम करते हैं, डिफरेंस उनको नहीं चाहिए। यानी कि एक काम किए, जैसे भी मिसाल के तौर पर एक प्रॉब्लम आया, एक तरीके से सॉल्व करें उसको, दूसरा प्रॉब्लम आया उसी तरीके से सॉल्व करें, तीसरा प्रॉब्लम आया उसी तरीके से सॉल्व करें। मतलब अप्रोच उनका सेम 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 रहेगा, हर एक के लिए ऐसे ही जाना है। दूसरा भी काम आया तो ऐसे ही करना है, तीसरा काम भी आया तो ऐसे ही करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है उनका सेम स्टेप प्रोसेस रहेगा। दूसरे तरीका ऐसा कभी ऊपर जाएं, कभी नीचे आए, कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, ऐसा नहीं होता। एक ही स्टेप बाय स्टेप वो काम करते हैं, सेमनेस होता है उनका, सेम तरीके से वो काम करते हैं। या फिर दूसरे तरीके के लोग होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं। ये इशू आया एक तरीके से करें, दूसरा इशू आया दूसरे तरीके से करें, तीसरा इशू आया तीसरे तरीके से करें, यानी कि डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल करने वाले बात लोग होते हैं। बात जो है सेम तरीके के लगे बंदे तरीके से, सुबह उठना, फजर के बाद ये करना, जोहर के बाद ये करना, सुबह बाद ये करना, एक ही स्टेप बाय स्टेप फार्मूला होता है। बात लोग होते हैं जो डिफरेंट तरीके से करते हैं कि आज उन्होंने फजर में ये काम किया, कल दूसरा काम किया, थर्ड तीसरे दिन कुछ और काम किया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं जो सेम तरीके से काम करते हैं, डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। तो आप किस तरह के हैं, आप उसका देखने की कोशिश करिए। फिर ये कि स्पेसिफिक हैं आप या जनरल है। यानी बहुत से लोग होते हैं कि किसी भी चीज को स्पेसिफिक में नहीं जाते हो, हर चीज को जनरलाइज करके देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जनरलाइज करके सोल्यूशन निकालते हैं और खुशी से सुकून से रहते हैं। बाद लोग स्पेसिफिक में जाने की वजह से प्रॉब्लम्स में ही पड़ जाते हैं। बाद लोग स्पेसिफिक में जाने की वजह से खुशियों को फोकसली हासिल करते हैं, टारगेट को स्पेसिफिकली अचीव करने की कोशिश करते हैं। बाद लोग होते हैं उनके टारगेट नहीं होते, आज ये इस पे काम, ये जनरली उस पे ले लिए, वो ले ली, ये ले ली, ये ले ली, जनरलाइज अंदाज से काम करने वाले। तो आप जो है देखें कि आप स्पेसिफिक हैं या जनरलाइज अंदाज से आप काम करते हैं, उसको आपको देखने की जरूरत है। फिर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या अदर्स की वजह से आप मोटिवेटेड हैं। टुवर्ड्स और अवे में जरा सा फर्क ये है, और सेल्फ और अदर्स में फर्क ये है, इंटरनल एक्सटर्नल में भी फर्क है कि सेल्फ इंटरनल ये है कि इंटरनल के कोई ट्रिगर्स हो सकते हैं, और सेल्फ ये है कि आप खुद अपने आप को मोटिवेट करते हैं। यानी कि आपके इंटरनल एक्शन से मोटिवेट होना, आप खुद अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करना कि आप खुद से मोटिवेट होते हैं। एक्शन की जरूरत नहीं, इंटरनल एक्शन की। इंटरनल एक्शन के बगैर भी अगर आदमी मोटिवेट हो रहा है, दैट मींस सेल्फ मोटिवेटेड। यानी कि हमने अपनी रूह को इस लेवल तक बालिदगी दी कि रूह खुद हमारी इतनी स्ट्रांग हो गई कि मोटिवेट रखती है हमको। दैट मीन्स यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। इंटरनल मोटिवेट मतलब कुछ करना पड़ता है आपको इंटरनली, यानी कि मैं कुछ अच्छा खाना खाऊंगा तो मोटिवेट हो जाता हूँ, या मैं खुद अपने आप को कोई स्टोरी बोलता हूँ तो मोटिवेट हो जाता हूँ। आपकी एक लाइफ ही बन गई मोटिवेट होने की, हर दिन आप मोटिवेट रहते हैं, दैट मीन्स सेल्फ मोटिवेटेड। हर दिन आपको लोग मोटिवेट करते हैं, मतलब अदर्स मोटिवेटेड हैं। तो आप क्या हैं, उसको आपका अपना जायजा लेना होगा कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या कोई आपको मोटिवेट करते रहता है। फिर आप इंडिपेंडेंटली काम करने वाले हैं या प्रॉक्सिमिटी में काम करने वाले हैं, बहुत से लोगों के कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से काम करने वाले हैं। तो आपका क्या मिजाज है और किस पर आपको फोकस करना चाहिए? इंडिविजुअल पर फोकस करना चाहिए आपको या फिर कोऑपरेशन पर फोकस करना चाहिए?
बास का मिजाज रहता है वो सिर्फ इंडिविजुअली एक्सेल हासिल कर सकते हैं, कामयाबी हासिल करना है तो उनको इंडिविजुअली काम करना पड़ता है, वो सबके साथ मिलकर के काम करे तो कामयाबी उनको नहीं मिल सकती है। तो आप देखें कि कौन सी ऐसी तब्दीली मैं अपने अंदर कर सकता हूँ ताकि मैं लोगों का कॉपरेशन लूँ। बाद ऐसे मसाइल रहते हैं, बाद ऐसी चीजें रहती हैं, बाद ऐसे इवेंट रहते हैं, बाद ऐसे इश्यूज रहते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए लोगों का साथ लेना जरूरी है। वरना आप एक काम को 10 साल लगेंगे आप खुद करने के लिए, लेकिन 2-3 लोगों को आप साथ में लेंगे तो वो 10 साल 2 साल में आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो टू गेट हाईएस्ट टारगेट इन लाइफ तो आपको कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, प्रॉक्सिमिटी के साथ काम करना पड़ेगा। तो आप देखें कि इंडिविजुअली फोकस्ड आप रिजल्ट की तरफ जाते हैं, मोटिवेट होकर के काम करते हैं, तो आप कैसे टूल्स को अप्लाई करें, कौन सा ये करें जिसकी वजह से जो है ना कोऑपरेशन के साथ आप काम करने वाले बनेंगे। बहुत से लोग होते हैं फीलिंग्स बेस्ड काम करते हैं, जज्बाती काम करते हैं। बाद लोग होते हैं थिंक, अकल की बुनियाद पर काम करते हैं। बाद लोग होते हैं चॉइसेस की बुनियाद पर काम करते हैं। यानी कि थिंकिंग और फीलिंग को दोनों को मिलाकर, कभी फीलिंग के बाद कभी थिंकिंग की बुनियाद पर, कभी फीलिंग की बुनियाद पर, कभी थिंकिंग की बुनियाद पर, चॉइस लगते हैं वो दोनों में से, कोई चूज करते हैं दोनों में से। तो आप कैसे हैं? आप फीलिंग हमेशा जज्बाती जवाब लेते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं, या कभी भी हमेशा अकल की बुनियाद पर फैसले करते हैं? तो आपको देखना चाहिए कि आप समझे कि मार्केट में गए, आपने कोई चीज खरीदना है, आपको आप गए और जाके कलर देखते ही अच्छा चमक रहा है, ले लिया, आपने खरीद लिया, तो आप जज्बाती हैं। आपने ये देखा कि भाई इस वक्त मेरे को इसकी जरूरत है क्या, मेरा पैसा, मेरे पास जो इतने पैसे हैं क्या, इसके लिए इसको जो है मेरी बीवी पसंद करेंगी या नहीं करेंगी, या फिर जो है इसकी इस वक्त कितनी जरूरत है। दैट मीन्स यू आर लॉजिकल पर्सन, थिंकिंग के बुनियाद पर आप फैसले कर रहे हैं, आप जज्बाती बुनियाद पर फैसले नहीं कर रहे हैं। बाद लोग होते हैं कि इन दोनों चीजों को रख करके फैसला करते हैं कि ठीक है बहुत अच्छी चमकदार चीज है और मेरे को इसकी जरूरत भी है आज, तो मैं समझता हूँ कि इसको लेना चाहिए, तो दे चूज बोथ ऑफ देम, दोनों को सामने रख करके वो करते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं वो थिंक जो है चीजों की बुनियाद पर मोटिवेट होते हैं या पर्सन्स की बुनियाद पर मोटिवेट होते हैं। यानी कि कोई एक्टिविटीज करे तो मोटिवेट हो रहे लोग, या कोई चीज आपके अट्रैक्टिव चीज नजर आई, कोई प्लेस पर जाकर के आप मोटिवेट हो गए, यानी कि फला प्लेस पे गए आप घूमने के लिए तो वहां आप मोटिवेट हो गए, या लोगों से डिस्कशन करके मोटिवेट हो रहे हैं। तो बहुत से तरीके होते हैं लोगों के मोटिवेट होने के, कि लोग जो है ना चीजों को देख करके मोटिवेट होते हैं, या लोग जो है आदमियों के दरमियान में रह करके मोटिवेट होते हैं। तो बेसिकली मैंने इसको आखिर में इसलिए रखा था कि मोटिवेशन आपका लाइफ में हमेशा आपको रहना है, मोटिवेटेड रहना है। और मोटिवेटेड रहने के लिए 10 स्टेप्स फार्मूला आप कह सकते हैं, 10 तरीके हैं। तो आप जिसमें भी मौजूद हैं, समझे कि मिसाल के तौर पर आपको यहाँ 20% आपके अंदर है और ये 80% है, तो कैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। बैलेंस कैसे कर सकते हैं, या फिर सपोज इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी रिएक्टिव है हमेशा, ये आपका तरीका है, तो आप प्रोएक्टिव बनने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए आपको, ये आपको देखना पड़ेगा। आप जो है ना ज्यादातर जो है ना स्पेसिफिक पर ज्यादा फोकस है आपका, तो कैसे आप जनरलाइजेशन अपने अंदर कर सकते हैं ताकि लर्निंग बहुत आपकी हो सके। तो आप मोटिवेट हो रहे हैं इंटरनल, एक्सटर्नल कैसे हो सकते हैं, तो इस पर काम करने की जरूरत है। जितना आप इफेक्टिवली काम करेंगे आपकी लाइफ में जबरदस्त तब्दीली आएगी। और मैं चाहूंगा कि इस पूरे सेशन के अख्ताम पर आप इस पर काम कीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, टुवर्ड्स हो अवे हो, अपने आप को मोटिवेट रखिए इंटरनल या एक्सटर्नल, अपने आप को मोटिवेट रखिए ऑप्शन बेस्ड या प्रोसीजर बेस्ड, अपने आप को मोटिवेट रखिए प्रोएक्टिव या फिर रिएक्टिव बेस्ड या रेस्पॉन्सिव बेस्ड, अपने आप को मोटिवेट रखिए सेमनेस की बुनियाद पर और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बुनियाद पर, अपने आप को मोटिवेट रखिए स्पेसिफिक पर या जनरलाइजेशन के बेस पर, अपने आप को मोटिवेट रखिए सेल्फ या फिर अदर्स की बुनियाद पर, अपने आप को मोटिवेट रखिए इंडिपेंडेंटली या प्रॉक्सिमिटी की बेस पर या कोऑपरेशन के बेस पे, अपने आप को मोटिवेट रखिए फीलिंग की बुनियाद पर, थिंकिंग की बुनियाद पर, चॉइसेस की बुनियाद पर, और फाइनली अपने आप को मोटिवेट रखिए थिंग्स की बुनियाद पर और पर्सन्स की बुनियाद पर। मैं समझता हूँ कि ये कुछ चीजें मैंने आपको देने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि आप में से हर शख्स फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको सवालात के जवाब देनी चाहिए जो मैंने आपको भेजे हैं, या फिर आप रमजान के बाद अगर कोर्स में शामिल होकर के करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन जो भी फॉर्म भरेंगे, सही अंदाज से आंसर देंगे, तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगी एसोसिएट प्रैक्टिशनर एनएलपी की। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं चाह रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बार बार देखिए, जितने बार आप वीडियो देखना चाहें देखें। लेकिन एक आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ये आपने पे करके हासिल किया है। खुद देखें आप, और अच्छे और 2-3 मरतबा 4 मरतबा देखें, प्रैक्टिस करें, उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी जात पर, दूसरों की जात पर, दूसरों के अंदर तब्दीली ले आए, अपने अंदर तब्दीली ले आए। इंशाल्लाह इससे आपको भी फायदा होगा, दूसरे लोगों को भी फायदा होगा।
कोई सवालात नहीं है तो हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारा वक्त भी हो गया है। लेकिन अगर आपके सवालात हैं तो अनम्यूट करें, सवाल करें, इंशाल्लाह हम बात करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। वय्याकुम, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके अटेंड करने का। जी, किसी को सवाल है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके कर सकते हैं, या कोई अपना अगर कोई ये पेश करना चाह रहे हैं अपना फीडबैक इस पूरे कोर्स के सिलसिले में, वो अपना फीडबैक भी दे सकते हैं इंशाल्लाह। आई लाइक फीडबैक्स। पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, इंप्रूवमेंट का फीडबैक हो सकता है, एनीथिंग। अनम्यूट करें और फीडबैक दीजिएगा अगर देना चाहें तो, एंड मैं एनकरेज करूंगा आप फीडबैक दें। जी जी ठीक है, जिन्होंने भी सबमिट किया है मैं देख लूंगा फॉर्म। 2 लोगों ने सबमिट किया है। सर अल्हम्दुलिल्लाह, कोर्स वाज अमेजिंग। इंशाल्लाह जब एडवांस कोर्स आएगा तो उसका इंफॉर्मेशन आपको देंगे, फिर इंशाल्लाह आप एनरोल कर सकते हैं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स बहुत ज्यादा अच्छा था और ये बहुत जरूरी कोर्स है एक्चुअली, क्योंकि हर एक की लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके के ऑब्स्टिकल्स हैं, और जब वो ऑब्स्टिकल्स को फेस करता है तो उसको लगता है कि सिर्फ मैं ही एक पर्सन हूँ जो मुझे अजीबोगरीब हालात से दो चार हूँ। लेकिन जब वो, जैसे आपका कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेक्टिव भी है, लोगों के साथ डिस्कशन करना है और सीखना है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत ज्यादा अच्छा था और हाईली रिकमेंडेड है जो भी लोग इसको फ्यूचर में अटेंड करना चाहते हैं। थैंक्स अ लॉट सर, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कुछ फीडबैक देना चाह रहा था मैं। जी मैं मतलब ये चाह रहा था कि जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें जो प्रोफेशनल यूट्यूब के प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके पास आउटसोर्स करवा के, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है, कोर्स का कंटेंट अलग, और जो खास खाली अट्रैक्ट करने के लिए जो जनरल पब्लिक को रख के, वो भी अगर आप आपके गोल में है, वो प्लान का हिस्सा है, हम लोग जरा स्मूथली कर रहे हैं उसको, हमारा प्लान जी है जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत जी जी थैंक यू। और अगर कोई कोर्स में, एडवांस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको कांटेक्ट करूंगा। चलेगा, थैंक यू। जी, अगर किसी को पर्सनली कुछ कोचिंग वगैरह लेना है, कुछ आपके इशू मसाइल हैं, तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर हम अलग से भी काम कर सकते हैं। मैं कोचिंग सेशंस भी लेता हूँ 1 आवर्स 2 आवर्स के भी। अगर किसी को इश्यूज हैं, कुछ ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि आप अपने पर्सनल मसाइल पर काम करना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, फिर जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। तो हम लोग यहाँ पर इसको एंड करते हैं। आप लोगों के यहाँ आने पर अल्लाह ताला हमारे लिए सबके लिए बेहतरी करे इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह, मैं टाइम वगैरह आप पर्सनली मैसेज करिए, इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करके एग्जैक्टली टाइम फिक्स करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। हम यहाँ इख्तिताम करते हैं। आप लोगों को जज़ाकल्लाह खैर, आपका यहाँ टाइम देने के लिए। अल्लाह ताला हमारे लिए रमज़ान बाबरकत बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।